Hello everyone, welcome back to fourth episode of this series on Django REST framework and I hope that you are enjoying this series. So यार आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक टेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे और समझेंगे कि एपीआईज हम किस तरह से क्रिएट करते हैं Django में एंड Django व्यूज़ क्या होते हैं, Django यूआरएल्स क्या होती हैं एंड मॉडल्स क्या होते हैं. सो इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो, जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो. सो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि Django किस तरह से काम करता है. तो Django बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल पे काम करता है एंड एज यू ऑल नो दैट कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या होता है कि जब यूज़र किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले हिट होती है वेब सर्वर को. यहाँ पे वेब सर्वर में हमारा nginx या फिर अपाचे वेब सर्वर हो सकता है और फिर जो वेब सर्वर होता है वो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करता है Django को एंड Django इस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है एंड हैंडल करके उसका एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है और फिर वो रिस्पॉन्स रिटर्न होकर यूज़र के पास वापस चला जाता है. बट जब Django उस रिक्वेस्ट को लेता है तो Django काफ़ी सारे उसके अंदर छेड़छाड़ करता है, जैसे कि उसमें मिडलवेयर्स अप्लाई करता है, सारे सिक्योरिटी चेक्स करता है एंड अगर रिक्वेस्ट में कुछ डेटा मांगा गया है तो उस डेटा को डेटाबेस से बेसिकली लाने का काम करता है एंड फिर उसको रिस्पॉन्स में देता है. तो Django सबसे पहले क्या करता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको यूआरएल में भेजता है. बेसिकली Django ये रिकग्नाइज करता है कि वो रिक्वेस्ट किस यूआरएल पे आई है एंड देन उस यूआरएल के हिसाब से Django व्यू डिसाइड करता है कि किस व्यू को ये रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करनी है. एंड देन व्यू जो होता है, अगर हमें मॉडल से कुछ डेटा लेने की ज़रूरत है, बेसिकली मॉडल्स हमारे Django में डेटाबेस होता है एंड व्यू जो होता है हमारा बिजनेस लॉजिक होता है. और जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो मेन लॉजिक होता है किसी भी एप्लीकेशन का वो हम व्यूज़ में लिखते हैं. तो व्यू उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र करता है मॉडल में एंड देन मॉडल से अगर कुछ डेटा चाहिए तो मॉडल उस डेटा को प्रोवाइड कर देता है एंड व्यू उस रिक्वेस्ट से जो भी रिस्पॉन्स आया उस रिस्पॉन्स को यूआरएल को ट्रांसफ़र करके बेसिकली वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करके सर्वर को वापस दे देता है एंड सर्वर उस रिस्पॉन्स को यूज़र तक पहुंचा देता है. सो दिस इज़ हाउ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल वर्क्स इन Django. सो अभी हम आज के इस वीडियो में एक टेस्ट एपीआई क्रिएट करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं. जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको प्रोजेक्ट रन करने से पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना ज़रूरी है. सो लेट्स एक्टिवेट दी वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड विंडोज़ में आपको पता चल ही गया होगा आई गेस कि कैसे एक्टिवेट करते हैं. तो मैंने इसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर दिया एंड सर्वर रन करने के लिए कमांड होती है python manage.py. ओके, सो आई हैव टू गेट इनसाइड दी फोल्डर. ओके, तो python manage.py रन सर्वर. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि manage.py आप उसी फोल्डर से रन करना जिस फोल्डर में आपका मेन प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, बेसिकली दिस फाइल जहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, राइट. तो अभी हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं. तो हमारा सर्वर उस दिन हमने परफेक्टली रन करा दिया था. तो सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को. तो ओपन, आपको पता ही है किसी भी फोल्डर को किस तरह से ओपन करते हैं सबलाइन टेक्स्ट में. तो मैंने इसको ओपन कर लिया है एंड अभी मैं यहाँ पे कुछ फोल्डर्स ओपन करूँगा तो मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली होता क्या है. कि जैसा मैंने अभी इमेज में आपको दिखाया ना कि जो रिक्वेस्ट आती है वो सबसे पहले यूआरएल को हिट करती है. तो यूआरएल यहाँ पे हमारी कई टाइप्स की होती है, हमारी ऐप वाइज यूआरएल्स होती हैं, बट जो हमारी मेन रूट यूआरएल होती है वो होती है हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग्स डायरेक्टरी के अंदर. जहाँ पे सेटिंग्स वाली डायरेक्टरी होती है वहीं पे ही हमारी रूट यूआरएल होती है. सो यहीं से ही हमारी सारी यूआरएल्स कनेक्टेड होती हैं. बेसिकली हम अभी जो हमने कल कोर ऐप बनाया था लास्ट वीडियो में, उस फोल्डर में भी हम एक यूआरएल क्रिएट करेंगे जिस यूआरएल को हम इस यूआरएल फोल्डर से कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि उस कोर के अंदर एक यूआरएल नाम की फ़ाइल बना देंगे urls.py, एज यू कैन सी दैट. एंड फिर उसके बाद हमें हमारे पास सेम कंटेंट उसमें भी रहने वाला है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, कॉपी पेस्ट कर देना है. django.url से हमें पाथ फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड इसमें अंदर हमारे सारे यूआरएल पैटर्न्स लिखे जाएंगे. तो सबसे पहला जो मैं यूआरएल पैटर्न लिखने जा रहा हूँ विच इज़ बेस. तो जब मैं एम्प्टी इस तरीके से लिख रहा हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, इसका मतलब है कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो हमारी इसको ट्रांसफ़र होगी, विच मीन्स हमारा जो बेस यूआरएल है उसको ट्रांसफ़र होगी. एंड देन अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे हमें अपना व्यू का नेम देना पड़ेगा. तो अभी बिकॉज हमने व्यू क्रिएट नहीं किया है तो अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं. अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे एंड यहाँ पे चलते हैं एंड हमें इसको इंपोर्ट करना है. तो इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली जो हमने ये यूआरएल बनाई है ना, इसको हमें यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड करना है. तो इंक्लूड करने के लिए हम पाथ फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा, विच मीन्स कि हम यहाँ पे रूट यूआरएल के लिए यूआरएल डिफाइन करने वाले हैं एंड हमारे सारे यूआरएल पैटर्न्स उसी के हिसाब से होंगे. एंड अभी मुझे यहाँ पे एक इंक्लूड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा एंड ये इंक्लूड फंक्शन को हम django.url से इंपोर्ट करेंगे.
एंड इस इंक्लूड फंक्शन के अंदर हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे किस ऐप के अंदर वो यूआरएल्स फाइल पड़ी हुई है। सो हमारे कोर ऐप के अंदर वो यूआरएल्स फाइल पड़ी हुई है। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया एंड अभी हमारा इंक्लूड हो चुका है। एंड फिर उसके बाद हम चलते हैं और अभी देखते हैं कि सर्वर हमारा रन हो रहा है कि नहीं। यस, सर्वर परफेक्टली रन हो रहा है। एंड अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं एंड हम चलेंगे अपने व्यूज़ फाइल की तरफ। आई होप कि आपको जेंगो का बेसिक व्यूज़ एंड यूआरएल्स का तो नॉलेज होगा ही। तो अभी हम यहाँ पे अपना फर्स्ट एपीआई व्यू क्रिएट करेंगे। सो देखो बेसिकली होता क्या था कि जब हम जेंगो में व्यूज़ क्रिएट करते थे तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते थे। इधर वी कैन क्रिएट अ फंक्शन बेस्ड व्यू और वी कैन क्रिएट अ क्लास बेस्ड व्यू। सो यहाँ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम या तो फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं एपीआई क्रिएट करने के लिए, या तो क्लास बेस्ड व्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले फंक्शंस वाला फंडा देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले तो उस फंक्शन का नाम देंगे टेस्ट एपीआई, ठीक है। एंड आपको पता ही है सबसे पहले वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा एंड फिर उसके बाद कोई भी हमारा व्यू फंक्शन होता है वो रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट करता है। एंड फिर उसके बाद हमें उसके अंदर उसका रिस्पॉन्स रिटर्न करना होगा। तो रिटर्न कर अभी हम जनरली क्या करते थे, जब हम जैंगो के व्यूज़ बनाते थे हम उसमें रेंडर फंक्शन का यूज़ करते थे। बट एज़ वी आर बिल्डिंग अ रेस्ट एपीआई तो हमें यहाँ पे रेंडर फंक्शन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो टेम्पलेट, ठीक है। तो हम इसको चाहें तो हटा भी सकते हैं, बट अभी मैं इसको रहने देता हूँ, उसकी कोई वैसा नहीं है। तो हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करना होगा। मैं एक जनरली सिंपली यहाँ पे जब हम यूजुअली क्या करते थे जैंगो में एच टी टी पी रिस्पॉन्स रिटर्न करते थे, इफ़ यू ऑलरेडी रिमेंबर। तो हम यहाँ पे लिखते थे हे एंड फिर एच टी टी पी रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कराते थे फ्रॉम जैंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स। तो इस तरह से हम एच टी टी पी रिस्पॉन्स रिटर्न करते थे एंड इस व्यू को हमें अपनी यू आर एल में इंक्लूड करना पड़ता था। तो हम इसको क्लोज कर देता हूँ और इस यू आर एल पे चलते हैं हमारी जो कोर ऐप के अंदर बनी हुई है। तो इस यूआरएल में हमें उस व्यू को लाना पड़ेगा एंड इस तरह से हम अपने ऐप के व्यू को इंक्लूड करेंगे। तो हमें उस व्यू को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा फ्रॉम कोर डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट टेस्ट एपीआई। तो हमने उसको इंपोर्ट कर लिया है बिकॉज हमारा कोर ऐप के अंदर व्यूज़ फाइल थी, दैट्स हमने इसको इस तरह से इंपोर्ट किया है। एंड अभी हम देखते हैं सर्वर परफेक्टली रन हो रहा है। यस, सर्वर परफेक्टली रन हो रहा है। एंड अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे हे लिख के आ रहा है विच इज़ इन टेक्स्ट फॉर्म। बट मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो एक एपीआई क्रिएट करनी है और मुझे रिटर्न में एक जेसन डेटा मिलना चाहिए, बिकॉज एपीआई ऑलवेज रिटर्न द जेसन डेटा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग एच टी टी पी रिस्पॉन्स वी हैव टू यूज़ अ जैंगो डी आर एफ रिस्पॉन्स। सो वो कहाँ से आएगा, वो आएगा उस दिन हमने, अगर आपको याद होगा, हमने अपनी सेटिंग्स में रेस्ट फ्रेमवर्क को इंक्लूड किया था, राइट। तो रेस्ट फ्रेमवर्क को हमने इंक्लूड कर लिया था, विच मीन्स अब हम इसकी जितने भी फंक्शंस हैं हम उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स इम्पोर्ट रिस्पॉन्स, सो दिस इज़ आवर डी आर एफ रिस्पॉन्स। तो हम इस रिस्पॉन्स क्लास का यूज़ करेंगे एंड अभी इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी पास कर दूंगा। तो देखो इस तरह से मैंने डिक्शनरी पास कर दिया। लेट से मैंने यहाँ पे पास किया नेम एंड देन यहाँ पे मैंने दिया गौरव। सो अभी मैंने इसको सेव किया एंड अभी मैं चलूँगा यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे असर्शन एरर आ रहा है। ओके, सो एक्सेप्टेड रेंडर नॉट सेट ऑन रिस्पॉन्स, व्हाट है किधर है। ओके, सो बेसिकली अभी यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या हो रही है, ये एरर क्यों आ रही है। एरर आने का रीज़न ये है कि जैंगो जो एच टी टी पी रिस्पॉन्स रिटर्न करता है वो तो नॉर्मल व्यूज़ में रिटर्न करता है, राइट। बट ये तो हमारा ए पी आई का व्यू है। तो ए पी आई के व्यू में हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे एक डेकोरेटर लगाना पड़ेगा विच इज़ ए पी आई अंडर स्कोर व्यू, ठीक है। एंड इस व्यू बेसिकली ये डेकोरेटर हम इसलिए लगाते हैं, हम इसको बताने के लिए लगाते हैं सो दैट हम इसको एज एन जैंगो डी आर एफ व्यू मान सकें। तो हमें इस डेकोरेटर को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर्स इंपोर्ट ए पी आई अंडर स्कोर व्यू। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे एंड आई होप कि सर्वर अभी रन करने लगेगा एंड हमें एक रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी फैंसी वे में जैंगो ड्रेस फ्रेमवर्क एंड ये सब चीज़ें लिख के आ गया है। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये सब ऑटो जनरेटेड है जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की तरफ से। तो बेसिकली जैंगो में एक बेसिक टूल या बेसिक ब्राउजेबल आप बोल सकते हो उसको, कि ब्राउजेबल एपीआई प्रोवाइड करता है, बेसिकली ब्राउजेबल इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपनी सारी एपीआईज़ को टेस्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। और इसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि हम फर्दर क्लासेस में एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए देख लो आप यहाँ पे ये हमारा जेसन रिस्पॉन्स है। तो अभी मैं रिज्यूम कर देता हूँ, देखो हमारा ये जेसन रिस्पॉन्स आया है उस टेस्ट व्यू के तरफ से।
ठीक है। सो दैट दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट ए फंक्शन बेस्ड एपीआई व्यूज़। बट हम क्लास बेस्ड व्यू एपीआई व्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं? तो क्लास बेस्ड व्यू जैसे हम क्रिएट करते थे क्लास बेस्ड जेंगो व्यूज़, उसी तरह से हम क्लास बेस्ड एपीआई व्यूज़ क्रिएट करते हैं। जस्ट देयर विल बी वन डिफरेंस। तो अगर आपको याद होगा तो हम जब क्लास बेस्ड व्यूज़ क्रिएट करते थे ना, तो हम क्या लिखते थे, हम उसको व्यू से इनहेरिट कराते थे। अगर आपने मेरी लास्ट क्लासेस ली हैं या फिर जो भी क्लास होती थी क्रिएट व्यू होती थी तो हम उससे इंपोर्ट कराते थे। बट अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं एपीआई व्यू को इनहेरिट कराऊंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने इंपोर्ट वर्ड यूज़ किया। मैं एपीआई व्यू को इनहेरिट कराऊंगा, ठीक है। एंड एपीआई व्यू को इनहेरिट कराने में मैं अंदर एक फंक्शन डिफाइन करूंगा गेट। अगर आपने मेरी लास्ट क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा कि गेट मेथड हम डिफाइन क्यों करते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ होगा एंड दूसरा आर्गुमेंट होगा रिक्वेस्ट एंड थर्ड आर्गुमेंट होगा फॉर्मेट इज इक्वल टू नन, ठीक है। तो ये तीन आर्गुमेंट लेता है हमारा गेट मेथड। और सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे ना रिस्पॉन्स, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे विच इज़ नेम। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे गौरव फ्रॉम क्लास बेस्ड व्यू। ओके, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। एंड अभी इस टेस्ट एपीआई व्यू को मुझे एज अ बेसिकली यूआरएल रेंडर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी रेंडर कराता हूँ और हम देखते हैं किस तरह से काम करता है। टेस्ट एपीआई डॉट एज अंडर स्कोर व्यू, जनरली हम जैसे जैंगो में करते थे ना, एज व्यू को यूज़ करके कन्वर्ट कर देते थे, सिमिलरली हम वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। एंड अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ सो दैट हम इसको टेस्ट कर सकें फर्दर। एंड अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकोगे यहाँ पे एरर आ गई है। एरर इसलिए आई है बिकॉज ये जो हमारा एपीआई व्यू है ये इंपोर्ट नहीं किया हमने। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम करते हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट एपीआई व्यू, ठीक है। तो अभी देखो सर्वर हमारा रन कर जाएगा। टेस्ट एपीआई व्यू इज़ नॉट डिफाइंड। अभी हम यूआरएल पे चलते हैं, हमने यहाँ पे इस टेस्ट एपीआई व्यू को इंपोर्ट नहीं किया था। सो यहाँ से इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, अभी रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए हमारा सर्वर रन हो गया। एंड अभी देखो रिस्पांस में मुझे नेम गौरव फ्रॉम सीवीवी रिस्पांस आ गया। तो मैं आपको एक बार फिर से टेस्ट करा देता हूँ। तो अभी देखो मैंने इसको ऐसे किया एंड मैंने स्लैश लगा के यहाँ पे लिख दिया फंक्शन, जस्ट एफ लिख देता हूँ यार, फंक लिख दिया मैंने। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। चलो फंक्शन वाले को ऐसे ही रहने देते हैं एंड इसको मैंने क्लास लिया, ठीक है। अभी मैं इसको सेव कर दिया है। एंड अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो अब फंक्शन बेस्ड व्यू से रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड स्लैश करके मैंने क्लास कर दिया तो अभी हमारा क्लास बेस्ड व्यू से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो देखो यार फर्दर हम आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी हम उसमें बेसिकली फंक्शन बेस्ड व्यू नहीं यूज़ करने वाले हैं। बिकॉज यार फंक्शन बेस्ड व्यू काफ़ी आई मीन बेकार होते हैं। और बेकार इन द सेंस कि हमें इसमें काफ़ी कुछ पहले से नहीं मिलता। हम इसमें एक लिस्ट भी पास कर सकते हैं हमें जिन मेथड्स को अप्लाई करना है। लेट से मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड पास किया तो ये गेट एंड पोस्ट बोथ मेथड्स एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं केवल पोस्ट गेट करूँगा ना, ओ सॉरी केवल पोस्ट करूँगा तो ये गेट मेथड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी आप देखना मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ओके। सो मैं इसको रिफ़्रेश किया, देखो अभी यहाँ पे कह रहा है मेथड गेट नॉट अलाउड। ये इसलिए कह रहा है बिकॉज अभी यहाँ पे गेट मेथड हमने हटा दिया है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी मैं फिर से लगा दूंगा तो देखो गेट मेथड एक्सेप्ट करने लगेगा एंड रिस्पॉन्स उसी हिसाब से ये जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम फंक्शन बेस्ड व्यू क्यों नहीं यूज़ करते हैं उसका रीज़न ये है बिकॉज क्लास बेस्ड व्यू में हमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी मिलती है। लेट से हमें अगर इस व्यू में कोई परमिशन लगानी है तो परमिशन क्लासेस करके हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऑथेंटिकेशन बैकएंड स्पेशली यूज़ करना है या फिर कुछ फ़िल्टर यूज़ करना है तो हम उसमें क्लास बेस्ड व्यू में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बट हमें फंक्शन बेस्ड व्यू में क्या होता है, डेकोरेटर चेनिंग करनी पड़ती है। विच मीन्स अगर हमें कोई परमिशन लगानी है तो परमिशन का एक डेकोरेटर यूज़ करना पड़ेगा एंड ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग डेकोरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो आप सोचो कितनी सारी डेकोरेटर्स की चेन बन जाएगी यहाँ पे अगर आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें अप्लाई करनी है। सो दैट्स वाई हम फंक्शन बेस्ड व्यू रिकमेंड नहीं करता हूँ और फंक्शन बेस्ड यूज़ नहीं भी करने चाहिए। क्लास बेस्ड व्यू फ्लेक्सिबल होते हैं एंड यू कैन स्केल दीज थिंग्स वेरी इजली। सो दैट्स वाई हमें क्लास बेस्ड व्यू यूज़ करना चाहिए। मैं जैंगो में भी, नॉर्मल जैंगो में भी यही बोलता था कि हमेशा क्लास बेस्ड व्यू ही यूज़ करो। सो दैट्स वाई मैं डीआरएफ में भी यही बोलूँगा कि क्लास बेस्ड व्यू यूज़ करो। एंड इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी तरीके के व्यूज़ होते हैं जो कि मैं आगे फर्दर क्लास में बताऊंगा। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम जैंगो डैश फ्रेमवर्क में एक एपीआई व्यू किस तरह से क्रिएट करते हैं। एंड लेट मी शो यू वन थिंग, मैंने आपको उस दिन पोस्टमैन नहीं इंस्टॉल करवाया था। सो आपको करना क्या, आपको सिंपली पोस्टमैन सर्च करना है गूगल में एंड देन जस्ट पोस्टमैन की जो वेबसाइट ओपन होगी आपको वहाँ पे जाके एंड पोस्टमैन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है देन इट इज़ वेरी गुड, और अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो आप इंस्टॉल कर लेना बिकॉज इट इज़
इट इज़ अ ग्रेट एपीआई टेस्टिंग टूल, ठीक है। सो यू मस्ट इंस्टॉल इट, एंड अगर आप कोई और एपीआई टेस्टिंग टूल यूज़ करते हो देन दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट मैं अभी पोस्टमैन में आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, बिकॉज एपीआई का मतलब ही यही होता है कि एपीआई जेसन डेटा रिटर्न करती है। बट अभी तो मैं आपको ये ब्राउज़र में दिखा रहा, राइट। तो अभी मैं आपको इस एपीआई को टेस्ट करके दिखाऊंगा पोस्टमैन से एक्चुअल में जेसन डेटा किस तरीके से रिटर्न आता है। सो पोस्टमैन मेरा ओपन हो गया है, एंड आई फील इसका इंटरफेस चेंज हो गया। मैंने काफ़ी दिनों बाद पोस्टमैन को ओपन किया है। ओके, इंटरफेस नहीं चेंज हुआ है, कुछ और ही दिक्कत थी। ओके, ओके। सो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम एपीआई टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली लेना है कि आपको इस यूआरएल को लेना है जिस यूआरएल से आपका जेसन रिस्पॉन्स आ रहा था, एंड जस्ट आपको यहाँ पे पुट कर देना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि कौन सी रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम इसमें केवल गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे गेट सेट करूँगा एंड सेंड कर दूंगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है, आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों आ रहा है। ओके, सो कैन नॉट इम्पोर्ट टेस्ट एपीआई फ्रॉम कोड डॉट व्यूज। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मैंने उस टेस्ट फंक्शन बेस्ड एपीआई को हटा दिया है, दैट्स वाई वो ऐसा बोल रहा था। सो लेट मी जस्ट सेव इट अगेन। तो अभी देखो, अभी हमारा सर्वर रन हो रहा है, आई होप यस रन हो रहा है। एंड पोस्टमैन पे चलते हैं। अभी मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक जेसन में रिस्पॉन्स आ गया है, नेम गौरव। सो इस तरीके से हम एपीआई क्रिएट करते हैं, एपीआई इस तरीके का डेटा रिटर्न करती है, ठीक है। तो आप पोस्टमैन में थोड़ा डिग करना और थोड़ा नई चीज़ें ढूंढना। आप बेसिकली बहुत सिंपल टूल होता है। तो अभी मैं आपको क्लास वाली एपीआई भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो, क्लास मैंने लिखा एंड सेंड किया मैंने, तो देखो नेम गौरव फ्रॉम सीबी भी लिख के आ गया। अभी मैं एक बार पोस्ट रिक्वेस्ट अगर करूँगा ना, तो देखो इसमें कुछ रिटर्न रिटर्न नहीं आएगा, बिकॉज मेथड पोस्ट इज़ नॉट अलाउड इन दिस एपीआई। बट इस एपीआई में मैंने अलाउड कर रखा है, सो दैट्स वाई मुझे इस पे रिस्पॉन्स रिटर्न आएगा। लेट्स चेक दिस एपीआई। तो मैंने सेंड किया एंड यहाँ पे मुझे देखो रिस्पॉन्स रिटर्न आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और बेसिकली अगर आपको यार कोई भी डाउट्स होते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो अगर तुम्हें डायरेक्टली कोई क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर डिस्कशन करना है। दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू ऑल्सो। सो आई होप कि अभी आपको एपीआई क्रिएट करना हो गया आ गया होगा, एंड आप लोग सोच रहे होगे कि मैं अभी प्रोजेक्ट में जंप नहीं किया, मैंने प्रोजेक्ट भी समझा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम अपने प्रोजेक्ट की मेन चीज़ पे जंप करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट बेसिकली नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो अभी तक जितना भी था मैंने आपको केवल एक कॉन्सेप्ट, एक बेसिकली एक इट इज़ जस्ट ए वार्म अप फॉर यू, सो दैट यार आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ Django REST फ्रेमवर्क से। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।